नमस्ते मेरे रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले प्यारे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप। अभी कुछ ही दिन पहले रेलवे बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 2025 का पेपर करवाया है 2026 में। एक ही शिफ्ट में पेपर कंप्लीट हो गया, जिसमें गणित के 35 सवाल पूछे गए थे। और इस वीडियो में आपको ये सारे 35 सवाल यानी कि कंप्लीट शिफ्ट का अर्थमेटिक प्लस एडवांस सभी सवाल हल करवाने वाला हूं बेस्ट तरीके से। और जैसा मैं हर बार कहता हूं कि इसमें एक भी सवाल नया नहीं है। ऑलरेडी मैं हर एक सवाल 10-10 बार पहले YouTube पर भी और बैच में भी करवा चुका हूं। 100% मैच है। जो हमने पढ़ाया उससे कतई भी तिनका भी बाहर नहीं आया है मेरे भाई। इस पेपर में एक सवाल रॉन्ग भी है कंसेप्चुअली टेक्निकली, जिसके सब बच्चों को नंबर मिलने चाहिए, मैं वो भी बताऊंगा। इन सभी सवालों की पूरी शिफ्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। भाई इस चैनल पर एक ऐसी धमाकेदार प्लेलिस्ट है कि रेलवे ने 2026 में जितने भी एग्जाम्स लिए, मैंने हर एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है। चाहे वो ग्रुप डी हो, सेक्शन कंट्रोलर, जेई टेक्नीशियन, एएलपी, पैरामेडिकल, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, सीबीटी 1 की भी 24 शिफ्ट का निचोड़ बेस्ट 300 सवालों में करवा रखा है। अगर कोई बच्चा ये केवल बेस्ट क्वेश्चन ही देखते रहता तो सीबीटी 2 के सवालों का ऐसे उड़ा देता फूंक में। मैं तो हमेशा कहता हूं कि सीबीटी 2 हल्का आता है रेलवे का और सीबीटी 1 बढ़िया आता है। अगर आप ग्रेजुएट लेवल के ये सीबीटी 1 के क्वेश्चन देखोगे तो आप कांपोगे, थरथराओगे सवाल करने में। लेकिन ये सवाल इजी ही पूछ गए, मॉडरेट से भी बिलो लेवल है, लेकिन हर बच्चे को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इन सभी सवालों का टेस्ट बनवा के भी हम अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पे डलवा देंगे प्यारे बच्चों। सब बच्चे जाएंगे। ये ऐसी एप्लीकेशन है भारत की एकमात्र जिसपे हर एग्जाम के मॉक टेस्ट फ्री हैं, है बच्चों। अब रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना, ये देखिए यहां पे रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस के सारे टेस्ट यहां पे फ्री डले हुए हैं। फ्री में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए सब बच्चे, ठीक है ना। चलिए, तो एक एक सवाल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और बड़ा मजा आएगा प्यारे भाई। सबसे पहले सबसे फास्ट सबसे सटीक तरीके से, कोई भी पेपर हो, बच्चा कहीं भी पढ़ रहा हो, कैसी भी उसकी तैयारी हो, जब उसे पेपर का सॉल्यूशन करना होता है, कुछ सीखना होता है, खुद को अपडेट करना होता है, तो हमारे अपडेटेड मास्टर के पास ही आता है। ठीक है, पहला सवाल, कोई राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 27 गुना हो जाएगी। यह सवाल क्या हम 100 बार पहले नहीं कर चुके। 7 वर्षों में 3 गुना हो रही है। वैसे भी आंसर 7 का मल्टीपल आना था। 7 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन है, 21 साल, बात खत्म। बाकी आंसर हो ही नहीं सकते, है कि नहीं मेरे भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है, जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है 7 सालों में। पूछा कितने सालों में 27 गुना हो जाएगी। 27 का मतलब क्या होता है, 3 का क्यूब, है ना। तो 3 गुना होने में 7 साल लगे, तो 3 की पावर 3 होने में प्यारे बच्चों समय भी 7 का 3 गुना लगेगा ना, इसलिए आंसर क्या आएगा, 21 साल। समझे प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आइए, एक कमीज के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मूल्य में निवल शुद्ध परिवर्तन क्या है। पहले कमीज का प्राइस 20% बढ़ाया, फिर जो वैल्यू आई उसको 20% कम किया, तो कमीज का प्राइस हमेशा घटेगा। कितना, 4% डिक्रीज, बी ऑप्शन। सीधा कॉन्सेप्ट है ना, किसी संख्या को पहले x% बढ़ाओ फिर x% घटाओ, तो नेट चेंज कितना आएगा, x² बटे 100% डिक्रीज, यानी कि 20 का स्क्वायर 400 बटे 100, यानी कि 4% कमीज की कीमत कम हो जाएगी। है सचिन, बताइए। सीबीटी 1 ही बढ़िया आता है रेलवे का, सीबीटी 2 हलवा आता है। लेकिन क्या है कि सीबीटी 2 में बच्चे क्रीम होते हैं, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। जैसे 35 सवाल, अगर आपने 2 सवाल भी गलत कर दिया आप सिलेक्शन से बाहर। 100% सही करना होता है, ये दबाव है ना बच्चे। इजी पेपर, बट यू हैव टू स्कोर 100% इन मैथ्स एंड रीजनिंग, समझे। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा 27x³ प्लस 343y³ प्लस 189x² प्लस 441xy² के तुल्य है। ऑप्शन देखिए भाई, ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको। a प्लस बी का होल क्यूब a³
प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, फॉर्मूला ना। 27x क्यूब किसका है? 3x का क्यूब, तो 3x का क्यूब आएगा। 343y क्यूब किसका है? 7y का क्यूब प्यारे बच्चों, 7y का क्यूब, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा? डी। ये 3x प्लस 7y का होल क्यूब है। 27x क्यूब प्लस 343y क्यूब प्लस 3a² b, 3 गुणा 9 गुणा 7, 189x स्क्वायर वाई, है कि नहीं प्यारे बच्चों? तो फॉर्मूला याद होना चाहिए था अलजेब्रा का, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। आइए, शिवम ने 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक दर पर 30,000 रुपए उधार लिए, है ना, 30,000 रुपए उधार लिए 3 साल के लिए। उसने अवधि के अंत में x% की ब्याज दर से 4500 रुपए ब्याज का भुगतान किया। 3 साल के एंड में उसने 4500 रुपए का कुल ब्याज दिया। x का मान क्या है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, समझे? 3 साल में शिवम ने 4500 रुपए ब्याज दिया है, तो 1 साल में कितना ब्याज हो गया? 1500 रुपए। तो 1 साल का ब्याज है 1500 रुपए। कितने रुपए की उधारी पर? 30,000 रुपए के प्रिंसिपल, है कि नहीं प्यारे बच्चों? 30,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज 1500 रुपए, जो कि कितना हो गया? 1/20। तो ब्याज की दर भी 1/20 आ गई ना, यानी कि 5% पर एनम, प्रति वर्ष। तो एक्स का मान कितना है? 5। समझे ना मेरे भाई? आइए प्यारे दोस्तों, बताओ, ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 22 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, काम का कितना भाग अनफिनिश्ड रह जाएगा? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क रिमेन्स अनफिनिश्ड? आंसर फ्रैक्शन में बताना है प्यारे बच्चों। बताओ, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी 22 दिन में, दोनों 2 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो बताओ 2 दिन में काम कितना होगा? ए किसी काम को 9 दिन में करता है, 1 दिन में करेगा 1/9, 2 दिन में कितना काम करेगा? 2/9। आप बताओ, बी किसी काम को 22 दिन में करता है, 1 दिन में करेगा 1/22, 2 दिन में कितना काम करेगा? 2 यानी कि 1/11 ना। तो बी 2 दिन में काम करेगा 1/11, तो ए और बी साथ में मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे? 9 और 11 का 99, कितना आएगा? 11 दूनी 22 और 22 प्लस 9 31/99, तो 31/99 काम कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में। पूछा कितना काम अनफिनिश्ड रह जाएगा? टोटल काम 1 है, 1 में से 31/99 हो गया, तो बचा कितना प्यारे बच्चों? माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 68/99। कौन सा ऑप्शन है? बी। मतलब ये ऐसे सवाल थे जिनमें आपको पेन तक उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, है बच्चे? ये है CBT 2 का हाल, बट आपको सब ठीक करने पड़ेंगे पेपर में, ठीक है? एक दुकानदार एक लैपटॉप को 40,000 रुपए में खरीदता है, वह पहले से 20% लाभ पर बेचता है। बाद में खरीदार, है ना, बेच दिया, दूसरा आदमी ने खरीद लिया। जिसने खरीदा उसने इसे 10% के लॉस पर दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। व्हाट इज फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप? लैपटॉप का अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? ठीक बच्चों, बताइए। 10% लॉस पर बेचा, तो 9 का मल्टीपल ए की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, है कि नहीं बच्चों? हाँ। एक दुकानदार एक लैपटॉप को 40,000 रुपए में खरीदता है। कितने में खरीदता है? 40,000 में। 40,000 रुपए का लैपटॉप खरीद के उसने 20% लाभ पर बेचा। 100% पे 20% लाभ हुआ, तो 120% में बेचा 1.2 गुना। खरीदार ने इतने में खरीदा और वापस इसे 10% लॉस पे बेच दिया। 10% लॉस का मतलब 90% में बेचा, 90% मतलब 0.9 से गुणा। यानी कि ये कैलकुलेशन अगर मैंने पहले देख लिया कि 10% लॉस पे बेच रहा है, तो 90% में बेचेगा। 9 का मल्टीपल, 9 से ना 50,000 कटता है, ना 48,000, ना 42,000। ठीक है ना बच्चों? यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते थे, है ना, 0 के बाद। चलिए अगला सवाल। Solve the following equation for x involving mixed recurring decimal and express the solution as vulgar fraction. सॉल्व करके x का मान निकालो मेरे प्यारे भाई यहां से, और आंसर देखिए ऑप्शन में भिन्न में दे रखे हैं। बताओ, 3x प्लस 2.366666 और 5.4666666, यही है ना? तो आप बताओ यहां से 3x कितना आएगा? ये तो बहुत ही आसान है, फ्रैक्शन में बदलना ही नहीं पड़ेगा। जब ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस होकर क्या आ जाएगा? अब बताओ, 5 में से 2 3.1 नहीं आ जाएगा प्यारे बच्चों? बताओ,
ये जब वैल्यू उधर जाएगी 5.4666 में से 2.3666 माइनस करेंगे तो 0.666 वाला पोर्शन सेम होने की वजह से कट जाएगा। 5.4 में से 2.3 घटाएंगे तो 3.1, यानी कि x का मान क्या आएगा 3.1/3। कुछ कटना तो है नहीं, दशमलव हटाइए नीचे एक 0, यानी कि 31/30 ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी ऑप्शन आंसर है। टू कंसेंट्रिक सर्कल विद ए कॉमन सेंटर ओ, मजा आ रहा है ना मेरे भाई, इसी तरीके से मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। दो कंसेंट्रिक सर्कल है विद ए कॉमन सेंटर ओ, हैव ए कॉर्ड ए बी ऑन द आउटर सर्कल विच इंटरसेक्ट द इनर सर्कल एट पॉइंट सी एंड डी। बहुत बढ़िया, देखो इसका चित्र बना लेते हैं। दो कंसेंट्रिक सर्कल है संकेंद्रीय वृत्त। कंसेंट्रिक सर्कल समझते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही जगह होता है उन्हें कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल या संकेंद्रीय वृत्त, है ना। अब यहां पे हैव ए कॉमन कॉर्ड ए बी ऑन द आउटर सर्कल, हैव ए कॉर्ड ए बी विच इंटरसेक्ट इनर सर्कल एट पॉइंट सी एंड डी। अब यहां पे आउटर सर्कल यानी कि बाहर वाले सर्कल की एक जीवा है ए बी, ये बाहर वाले सर्कल के कॉर्ड है ए बी, जो इनर सर्कल जो अंदर वाले सर्कल को पॉइंट सी और डी पर इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद करती है। समझे ना मेरे भाई, ये बोला गया है। इफ द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 3 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस इज 13, इनर रेडियस इज 7, द लेंथ ऑफ एसी। चलिए, इस कॉर्ड की सेंटर से जो दूरी है, इस कॉर्ड की सेंटर से जो दूरी है कितनी है 3 सेंटीमीटर, ये बोला। आगे बोला आउटर रेडियस, आउटर रेडियस मतलब बाहर वाले सर्कल की रेडियस 13 है, और इनर रेडियस, इनर रेडियस मतलब अंदर वाले सर्कल की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7। सही है, ये कहा गया। आपसे पूछा लेंथ ऑफ एसी, एसी की लंबाई बतानी है। एसी मतलब ये आपको बताना है, ये एसी कितना होगा। ठीक है मेरे भाई, बताओ ऐसा सचिन कैसे होगा भाई। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक कॉर्ड है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा। जैसा इधर से एसी है सेम वैसा ही उधर से क्या डीबी, यानी कि अगर मैं डीबी की लंबाई निकालूं तो यही क्या होएगा एसी के बराबर। डीबी की लंबाई कैसे आएगी प्यारे बच्चों, यहां पर कुछ नहीं करना, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से, है कि नहीं। आप बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये लेंथ कितनी आ जाएगी 90 के सामने 7 है 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से √7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 49 माइनस 9 40, ये √40 आ गया कि नहीं, यहां से यहां तक आ गया ना। अब ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल देख लो, मान लो ये पॉइंट पी है, ओ पी बी, ये बड़ा वाला 90 के सामने 13 है और ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहां तक क्या आएगा, √13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि √160, ये आ गया। तो पूरी लेंथ है √160, यानी कि कितना 16 गुणा 10, 4√10, 160 का रूट क्या है 4√10, और उसमें से आप ये घटा दो √40, √40 क्या होता है 40 मतलब 4 दूसरा 40, 4 का अंडर रूट 2√10 घटा दो, है कि नहीं प्यारे बच्चों। ये √160 में से √40 घटा दो तो क्या बचेगा, बीडी बचेगा, जो बीडी है वही क्या है एसी, यानी कि आंसर कितना आ गया 2√10। बिल्कुल फ्री के नंबर है कि नहीं। और ये सवाल, ये कोई भी नया सवाल नहीं, तो ऑलरेडी सेम टू सेम जेई में पूछ चुका है 2024 में, और ये सारे के सारे सवाल इस किताब में है। कोई बच्चा अगर सेल्फ प्रैक्टिस भी करके जाता ना, ये रेलवे मैथ संपूर्ण मंथन, रेलवे के 3600 क्वेश्चन है, हर टाइप का एक सवाल प्रीवियस ईयर के, ये बना लो, फ्यूचर ईयर भी इसी में ही है। फ्लिपकार्ट पे आपको एक बुक मिल जाएगी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, और सबसे अच्छी किताब ये है जो मैं रिकमेंड करता हूं, इसमें हर क्वेश्चन के आगे QR कोड है, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी है रिटन सॉल्यूशन के साथ साथ, है ना। बेस्ट है, बहुत बढ़िया पेज क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी, ये बुक जरूर सॉल्व करो भैया आप। आइए, यदि किसी संख्या के 40% को 240 में जोड़ा जाता है तो परिणाम के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या के 50% का मान ज्ञात कीजिए, है ना। किसी संख्या के 40% में 240 जोड़ते हैं तो खुद वही संख्या यानी कि 100% प्रकट हो जाती है। हर संख्या खुद का क्या होती है 100%, तो संख्या 40% से बढ़ के 100% होगी। संख्या कितनी बढ़ गई 60%। क्यों, क्योंकि आपने 240 जोड़ा, तो 60% की वैल्यू कितनी है 240, कितने गुना 4 गुना। आपसे पूछा उस संख्या का 50% क्या होगा, तो संख्या का 50% क्या होगा प्यारे बच्चों, 50% की वैल्यू भी 4 गुना आएगी, यानी कि 200।
तो आंसर क्या है सवाल का? 200, ऑप्शन नंबर सी। आइए मेरे भाई, 12 मजदूर 18 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, 8 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? 12 मजदूर एक काम 18 दिन में करते हैं दीवार बनाने का, 8 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे? M1D1 बराबर M2D2। 12 गुणा 18 216 को 8 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 27 दिन, क्या आएगा? 27 डेज। ठीक है ना भाई, कुछ भी नहीं है। आइए प्यारे बच्चे, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पोजेसेस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये दो आपको इक्वेशन दी है, बढ़िया सवाल लग रहा है भाई, ये वाला तो रेलवे का टफ है। ये प्यारे बच्चों दो इक्वेशन दी हैं, इनके इनफाइनाइट अनेक हल हैं, तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। अनेक हल का मतलब जैसे एक लाइन है, इसी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन खींच दो, तो जो पॉइंट पहली लाइन पर होगा वो दूसरी लाइन पर भी होगा, यानी कि इनफाइनाइट हल होंगे। यानी कि दोनों लाइन क्या होनी चाहिए? सेम। सेम होंगी यानी कि रेशियो क्या बनना चाहिए? बराबर, है ना। दोनों लाइन की शकल एक जैसी होनी चाहिए। 15 का डबल हो गया 30 डबल, तो यहां भी 3 का डबल होना चाहिए 6, यानी कि एक का मान क्या आएगा? 6। और यहां भी 7 का डबल होना चाहिए यानी कि 14। दोनों लाइन सेम बननी चाहिए, तो ए 6 आ गया, बी 14 आ गया, ऑप्शन नंबर है कि नहीं? बताइए, फ्री के नंबर बांट रहा है एग्जामिनर, आप लपकने वाले होने चाहिए। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 12, बनाइए, करो। ये पहला सवाल दिखा जो 5 लाइन तक जा रहा है भैया। Amit is standing on the ground and flying a kite using a 100-meter long string at an angle of elevation 30 degree. Nitin is standing on the roof of building that is 10 meter high and flying his kite at an angle of elevation 45 degree. दो लौंडे पतंग उड़ा रहे हैं, है ना, डोरी में बांध के। Two boys are standing on opposite side of point where the kites meet. दोनों पतंग मिलते हैं, चोंच लड़ा रहे हैं पतंग से पतंग, है ना, और दोनों बच्चे क्या अपोजिट साइड में जहां पतंग मिलती हैं। तो आपसे पूछा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताओ दैट नितिन मस्ट यूज दैट बोथ काइट मीट एट सेम पॉइंट, कि दोनों पतंग एक बिंदु पर मिले। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि ये है सड़क, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ग्राउंड लेवल है। अब अमित जमीन पर खड़ा है और 100 मीटर की डोरी बांध के जो है वो क्या करता है? 30 डिग्री के एंगल पर एक पतंग उड़ाता है। ऐसे करने हैं सचिन, ठीक है। यहां मैंने मान लिया कि हमारा आदमी खड़ा है अमित, और अमित ने मस्त जो है ये अमित ने मस्त 30 डिग्री के एंगल पर एक पतंग उड़ा रहा है। तो ये पतंग उड़ रही है, यहां पतंग उड़ा रहा है, ठीक है ना। 100 मीटर लंबी डोरी का यूज करके, कितने मीटर की लंबी डोरी है ये? 100 मीटर लंबी डोरी है। अब नितिन 10 मीटर ऊंची इमारत की छत पर खड़ा है। मान लीजिए कि यहां ये एक इमारत है, ये इमारत है, कितनी ऊंची इमारत है ये? 10 मीटर। 10 मीटर ऊंची इमारत पर यहां खड़ा है हमारे नितिन भाई, नितिन मतलब एन, है ना। अब वो पतंग उड़ा रहे हैं 45 डिग्री के एंगल पर, तो नितिन जब पतंग उड़ाएंगे 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे उड़ाएंगे कि नहीं? ऐसे उड़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का बनेगा प्यारे बच्चों। और यहां दोनों की पतंग लड़ रही हैं, चोंच से चोंच दोनों की पतंग लड़ा रही हैं, ऐसे है। तो पूछा नितिन को कितनी लंबी डोरी का उपयोग करना चाहिए ताकि दोनों पतंग एक ही बिंदु पर मिले। नितिन की जो डोरी, ये वाली डोरी कितनी लंबी होनी चाहिए कि दोनों पतंग एक ही जगह पे चोंच लड़ाएं, है ना, एक ही बिंदु पर मिले? बताओ बच्चों। तो ये तो सिंपल त्रिकोणमिति है मेरे भाई। ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। सब बच्चे 30-90 डिग्री का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर 90 डिग्री के सामने 100 मीटर है तो 30 डिग्री के सामने आधा आएगा, यानी कि कितना? 50 मीटर आना चाहिए कि नहीं? 90 के सामने अगर 100 मीटर है तो 30 डिग्री के सामने हमेशा आधा आता है, 50 मीटर। यानी कि पूरी लेंथ यहां से यहां तक 50 है। पतंग 50 मीटर की हाइट पर उड़नी चाहिए। 10 है, ये 10 है, तो इसके सामने ये भी कितना आएगा प्यारे बच्चों? 10। ये 10 है, तो फिर यहां से यहां तक ये कितना बचेगा? फिर ये 40 बचेगा। ये 40 होना चाहिए। और ये कितने डिग्री का एंगल है? 45। ये 90 है तो ये भी होगा 45। 45 के सामने 40 है, तो 90 के सामने क्या आएगा? 40 का √2 गुना। 45 डिग्री के सामने जो भी होगा 90 के सामने √2 गुना होगा, यानी कि 40 √2 की। ऑप्शन नंबर, ठीक है ना मेरे भाई। इतना आसान सवाल था। आइए आगे करते हैं। ट्रायंगल XYZ में XT एंगल X का बाइसेक्टर है जो साइड YZ को T पर मिलता है।
ठीक है ना, चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए कि जैसे ट्रायंगल है, सब बहुत आसान सवाल है और बिल्कुल ऐसा मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं कि हर बच्चा समझ जाए। ये त्रिभुज एक्स वाई जेड है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि एक्स टी एंगल एक्स का समद्वि भाजक है, तो ये लाइन होगी प्यारे बच्चों एक्स टी, ये एक्स टी हो गया, ये एंगल एक्स का बाइसेक्टर है, समद्वि भाजक, हाफ हाफ करेगा थीटा थीटा, ठीक है ना। यहां सवाल में कहा गया एक्स वाई यानी कि ये 5.6 सेंटीमीटर है, वाई जेड यानी कि कितना, वाई से जेड तक ये 6 सेंटीमीटर है, वाई टी यानी कि 3.2 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा एक्स जेड की लंबाई बताओ, है ना, ये आपसे पूछा है। अरे चल भाई चाइनीज सामान, ये आपसे पूछा है एक्स जेड की लंबाई। तो एंगल बाइसेक्टर देखते ही समझ जाना चाहिए था। यहां क्या लगेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्विभाजक फिर में है बच्चों। आप खुद बताओ, ये वाई जेड कितना है 6, ये 3.2 है, तो कितना बचा 2.6 में से 3.2 घटाओ कितना बचा 2.8, ये आया ना। थ्योरम क्या कहती है, किसी भी त्रिभुज में अगर आप एंगल का बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी अनुपात में बांटेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली भुजाएं होंगी। अब ये आपको 5.6 सेंटीमीटर दिया और आपसे क्या पूछा है प्यारे बच्चों, यहां पे ये एक्स जेड पूछा है, ये एक्स टी एंगल बाइसेक्टर किस अनुपात में बांट रहा है, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 से कट रहा ना, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते यानी कि 8:7, ये 8:7 के अनुपात में एंगल बाइसेक्टर डिवाइड करा, मैंने रेशियो ले लिया प्यारे बच्चों। तो कोण बनाने वाली भुजा, एंगल एक्स बनाने वाली साइड भी इसी रेशियो में होगी। 8 की वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर है, 0.7 गुना है कि नहीं, तो 7 की वैल्यू भी 0.7 गुना होगी, यानी कि 7 सत्ते 49, 4.9। तो कितना आ गया वाई जेड का मान 4.9 सेंटीमीटर, 7 का मल्टीपल डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आइए अगला सवाल। A wholesaler offer a scheme discount of 2% on the total purchase if the customer buys more than 100 unit of product. एक होलसेलर कहता है 100 से ज्यादा आइटम खरीदोगे 2% की छूट, है ना। प्राइस पर यूनिट इज 20, प्रति यूनिट एक वस्तु का मूल्य 20 रुपए। व्हाट इज टोटल अमाउंट पेबल इफ द कस्टमर बाइज 150 यूनिट, अगर कोई कस्टमर 150 यूनिट खरीदता है तो कुल कितना अमाउंट पे करना होगा, आप बताओ। एक यूनिट 20 रुपए की है तो 150 यूनिट की कीमत क्या होगी 3000 रुपए, 3000 रुपए पे करना पड़ेगा, लेकिन 100 यूनिट से ज्यादा की खरीद रहा है 150 यूनिट, तो यानी कि 2% की छूट भी मिलेगी। तो 3000 का 2% कितना आएगा 60, 3000 पे 60 की छूट मिलेगी तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा 2940। 3000 का 60%, 60 घटा दीजिए 2%, है कि नहीं। आइए अगला सवाल। x प्लस 3 और x माइनस 3 का मीन प्रोपोर्शनल 4 है, x का मान ज्ञात कीजिए। भाई अगर दो संख्या a और b है तो उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट ए बी, ये होता है ना। तो x प्लस 3 और x माइनस 3 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 गुणा x माइनस 3, यानी कि x स्क्वायर माइनस 9 बराबर क्या आएगा 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, x का मान क्या आएगा 5, x का मान 5 होना चाहिए भी, 5 का वर्ग 25, 25 माइनस 9 16, 16 का रूट 4। चलिए ट्रायंगल एबीसी का शीर्ष सी बताओ, शीर्ष सी एक्स वाई ज्ञात कीजिए जिसके अन्य शीर्ष ए 1,5 है, बी 4,7 है और सेंट्रॉइड डी 4,5 है। एक बात बताओ, किसी भी त्रिभुज का जो सेंट्रॉइड या केंद्रक जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, तीनों जो शीर्ष होते हैं उनका एवरेज, है ना। अब यहां पे त्रिभुज एबीसी है, दो शीर्ष आपको पता है ए और बी, आपको क्या निकालना है शीर्ष सी। इस त्रिभुज का जो सेंट्रॉइड है या हिंदी में केंद्रक है वो ये है। अब इस केंद्रक का एक्स निर्देशांक क्या है 4, है ना। अगर यानी कि एवरेज 4 होगा, तीन संख्याओं का एवरेज 4 होगा, तो तीन संख्याओं को जोड़ के क्या आना चाहिए 4 तिया 12, 12 आना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के, तो 4 और एक 5, यानी कि ये कितना रहा होगा फिर 7, तो ये 7 आना चाहिए, यानी कि ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, दो ऑप्शन तो हट ही गए। सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट 5 है ना, वाई कोऑर्डिनेट 5, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट्स का त्रिभुज के जो एबीसी वर्टेक्स है उनका एवरेज 5 होगा, वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज 5 है, तो योग कितना आएगा जोड़ के 5 तिया 15, तो जोड़ के 15 आने चाहिए, 7 5 12 और 3 15, तो ये वाई की वैल्यू कितनी होगी 3, 7,3, यानी कि ये सी के निर्देशांक 7,3।
टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। 216 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों के सिरों को जोड़ा जाता है, परिणामी घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर किसी घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, 216 क्या होता है 6 का क्यूब, तो घन की भुजा क्या आएगी 6 सेंटीमीटर। अब हमने दो घन को जोड़ के घनाभ बना दिया। मान लो जैसे ये, मान लो मेरी किताबें घन है, ये 6 है, ये तो अगर मैं दो घन को जोड़ूंगा तो लंबाई तो 6 और 6 का डबल 12 रहेगी, लेकिन चौड़ाई क्या रहेगी सेम रहेगी 6, हाइट भी क्या रहेगी सेम 6, समझे ना। तो दो घन है, प्रत्येक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि घन की भुजा 6। अगर मैं दो घन को जोड़ दूंगा तो घनाभ बन जाएगा, घनाभ की लंबाई क्या आ जाएगी 6 का दुगना 12, लेकिन उस घनाभ की चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर ही रहेगी और ऊंचाई भी 6 सेंटीमीटर रहेगी। हमें बताना है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का डायगोनल क्या होता है √L² + B² + H²। 12 6 6 तो 6 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है डी, है कि नहीं। अगर किसी घनाभ की डायमेंशन 12 6 6 है तो उसका डायगोनल क्या होगा प्यारे बच्चों 6 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन है, होगा ही नहीं और कोई। देखो आप ऐसा नहीं फॉर्मूला लगाओ 12 6 6 6 का मल्टीपल है तो 6 बाहर निकाल लीजिए, और कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे √L² + B² + H², 6 बाहर निकाल लिया। ये 6 का दुगुना है 12, तो 2 का स्क्वायर 4, ये 6 का 6 गुना 1, 1 का स्क्वायर 1, एक है 6 का 6 गुना है, 6 का 1 गुना है, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि क्या आ गया 6√6 सेंटीमीटर। इतना करने की भी आपको जरूरत नहीं थी। आइए अगला सवाल। 5 इंटीरियर एंगल ऑफ 10 साइडेड फिगर आर ईच 185 डिग्री। एक 10 भुजाओं वाली फिगर है, उसके 5 आंतरिक कोण में से हर एक 185 डिग्री का है, ठीक है ना। रिमेनिंग 5 इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, बाकी 5 आंतरिक कोण बराबर है। देन ईच ऑफ द 5 एंगल्स इज इक्वल टू, तो बाकी 5 कोणों में से प्रत्येक कोण का माप डिग्री में ज्ञात कीजिए। अब बताओ कोई भी पॉलीगन अगर किसी में n भुजाएं हैं तो उसके आंतरिक कोणों का योग क्या होता है n - 2 गुणा 180 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हो अगर उसमें n भुजाएं तो उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम होगा n - 2 गुणा 180 डिग्री। अब ये 10 भुजाओं वाली आकृति तो बहुभुजी तो है, भुजाएं कितनी है 10, n का मान 10, तो इसके 10 ही आंतरिक कोण बनेंगे। सब 10 आंतरिक कोणों का योग कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों 10 - 2 8 गुणा 180 डिग्री आना चाहिए ना सचिन। ये सभी आंतरिक कोणों का योग आ गया। इनमें से 5 अंतःकोण बराबर है, प्रत्येक की वैल्यू कितनी 185 डिग्री। अगर हर एक 185 डिग्री का और 5 अंतःकोण है तो पांचों का योग कितना आएगा ये गुणा 5। तो भैया टोटल आंतरिक कोणों के योग में से मैंने 5 आंतरिक कोणों का योग घटा दिया तो बचे 5 इंटीरियर एंगल का सम, है ना। ये रिमेनिंग 5 इंटीरियर एंगल का सम है, ये पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम है। उसमें से मैंने 5 इंटीरियर एंगल का सम घटा दिया तो बचे 5 इंटीरियर एंगल का सम आ गया, और बाकी 5 भी क्या है बराबर, बाकी 5 भी बराबर है, तो रिमेनिंग 5 ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। बाकी 5 अंतःकोणों में से प्रत्येक का मान बराबर है, हर एक की वैल्यू क्या होगी 5 से डिवाइड कर देंगे। बताओ क्या आएगा, अलग अलग डिवाइड करो, 5 से 180 36 बार, 36 8 288 माइनस, और यहां देखिए या 5 से डिवाइड करेंगे 185, तो कितना आ गया, तो बहुत आसान होगा 103 डिग्री, 103 डिग्री हो गया। तो जरूरी नहीं कि आप कैलकुलेशन करें, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहीं खत्म हो जाता है। 10 sin a + cos a बराबर √6 sin a, तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल ऑलरेडी सेम टू सेम टेक्नीशियन ग्रेड 1 का आया हुआ है, सेम डेटा भी नहीं बदला। आप यहां जाके देखो ना मेरे भाई, मैंने तो सब पहले लीक कर रखा है पेपर, इन वीडियोस में ये सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं, ये फॉलो करते रहो प्यारे दोस्त। आप tan a निकालना है, tan क्या होता है सचिन sin a अपॉन cos a, ये इक्वेशन ही तो दे रखे, यहां से मुझे क्या निकालना है sin a अपॉन cos a, तो sin a वाली चीज एक तरफ, tan sin a + cos a बराबर √6 sin a, sin a को उधर ले आते हैं तो क्या आएगा tan sin a - √6 sin a, तो sin a कॉमन लेते हैं, tan - √6 sin a, एक cos a को राइट साइड में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का cos a हो जाएगा। बोलो कोई तकलीफ,
√6 साइन इधर आ गया, 10 साइन ए में से √6 साइन ए घटाएंगे तो साइन ए कॉमन, 10 माइनस √6। कॉस ए आएगा इधर बटे में, तो साइन ए बटे कॉस ए क्या हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा बच्चों। अगर कॉस ए लेफ्ट साइड में आएगा तो साइन ए बटे कॉस ए 10 है, ये उधर चला जाएगा राइट साइड में, लेकिन ये माइनस है ना, तो -1/10 माइनस √6 ये आया प्यारे बच्चे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो क्या आंसर आना चाहिए सवाल का, सी ऑप्शन है कि नहीं। आप बोलोगे सर कैसे, भाई इसका रेशनलाइजेशन करना है ना, तो ऊपर नीचे आप क्या करोगे, 10 प्लस √6 से गुणा, 10 प्लस √6 से ऊपर गुणा, 10 प्लस √6 से नीचे गुणा, तो नीचे a माइनस बी गुणा a प्लस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ना, 10 का स्क्वायर 100, √6 का स्क्वायर 6, 100 माइनस 6 94 आएगा कि नहीं। नीचे बनेगा 10 माइनस √6 गुणा 10 प्लस √6, तो 100 माइनस 6 94, 94 बनेगा, एक ही ऑप्शन में था, सही है ना। चलिए रेशनलाइजेशन करना था, माइनस की गुणा -10 माइनस √6 बटे 94। 20वां सवाल, 750 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 10 मीटर से हरा सकता है, 444 मीटर की दौड़ में वाई जेड को 6 मीटर से हरा सकता है, 150 मीटर की दौड़ में एक्स जेड को कितनी मीटर से हराएगा। ये अच्छा सवाल है, लेकिन नया तो नहीं है, ऑलरेडी रेलवे पूछ चुका है ना। पूछा एक्स जेड को कितने मीटर से हराएगा, 3 लोग हैं यहां पे एक्स वाई और जेड, बहुत बढ़िया। देखो पहली बात समझो, पहली लाइन क्या बोला है, 750 मीटर की लीनियर रेस में एक्स वाई को 10 मीटर से बीट करता है, एक्स कैन बीट वाई बाई 10 मीटर। 750 मीटर की रेस में आप बताओ, यानी कि अगर एक्स 750 मीटर दौड़ेगा तो एक्स वाई को 10 मीटर से हराता है, यानी कि वाई 10 मीटर कम दौड़ेगा, यानी कि वाई कितना दौड़ेगा सेम टाइम में 740। ये एक्स और वाई की स्पीड का रेशियो है। 444 मीटर की दौड़ में वाई जेड को 6 मीटर से हरा सकता है। 444 मीटर की दौड़ में वाई और जेड का खेल हो गया। 444 मीटर की दौड़ होगी, वाई जेड को 6 मीटर से हराता है, यानी कि वाई तो 444 दौड़ेगा, जेड 6 मीटर से हार जाएगा। जेड कितना दौड़ेगा, 444 से 6 कम 438। ये आ गया प्यारे बच्चों रेशियो। एक्स जेड को कितने मीटर से हरा सकते हैं, यानी कि आपको अगर ये सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो आपको एक्स और जेड की स्पीड का रेशियो चाहिए कि नहीं। तो क्या आएगा एक्स और जेड का, सीधी सीधी गुणा को, कि वाई तो क्या कट जाएगा ना, बताओ कट नहीं है यहां पे आपको, ये भी यहां पे 0 कट जाएगा। 74 से 444 6 बार जाएगा, है ना। 37 से 111, तो 37 दिया है ना, 111 होता है, तो 37 से कटना ही था, तो 74 से कितनी बार जा रहा है, पूरा पूरा 6 बार। ये बताओ बच्चों, और 6 से 6 सत्ते 42, 6 तिया 18, यानी कि 75 रेशियो 73। तो मैं ये कह सकता हूं प्यारे बच्चों, ये एक्स और जेड की स्पीड का रेशियो आएगा। 150 मीटर की रेस में एक्स जेड को कितने मीटर से हराएगा, 4 मीटर से। आंसर आ गया। अगर 75 की रेस होती है तो जेड, अगर 75 मीटर की रेस होगी तो एक्स 75 दौड़ेगा, जेड 73, जेड कितने से हार जाएगा, 2 यूनिट से। रेस 150 मीटर की होगी तो एक्स तो पूरा 150 मीटर दौड़ेगा, जीतेगा, 75 का दुगुना, तो जेड हार जाएगा 2 का दुगुना, यानी कि 4 मीटर से। बढ़िया सवाल है ये, अच्छा क्वेश्चन है ना। ऐसे सवाल होने चाहिए सीबीटी 2 में। ए और बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। क्या बोला, ए और बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। सवाल है बी अकेला सेम काम का 1/3 भाग कितने दिन में करेगा, बी सेम वर्क का 1/3 कितने दिन में करेगा। बताइए यार, क्या लल्लू सवाल है, थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए ना एग्जामिनर को, है। डायरेक्ट शॉर्टकट बनता है ना इसका। बी का डेट नहीं पता, बी कितने दिन में करेगा, ए और बी 35 दिन में करते हैं, ए 60 दिन में, बी कितने दिन में करेगा। क्या तरीका है, 35 गुणा 60 और नीचे 35 और 60 का डिफरेंस, यानी कि बी पूरा काम इतने दिन में करेगा। पूछा बी सेम काम का 1/3 कितने दिन में करेगा, 1/3 काम कितने दिन में करेगा, 1/3 से गुणा, ये आएगा ना। बताओ, 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, 5 से 35 7 बार, यानी कि 28 दिन में खत्म। तो बी सेम काम का 1/3 करेगा 28 दिन में, 7 का मल्टीपल आना था। चलो सवाल नंबर आपके सामने 22। एक आयताकार मैदान की माप 68.5 मीटर गुणा 45.6 मीटर है। मैदान के बाहरी भाग के चारों ओर
2.4 मीटर के एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाता है। ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विद 2.4 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड दी आउटसाइड ऑफ फील्ड। बाहर की ओर रास्ता बनाया जाता है 2.4 मीटर चौड़ा, ठीक है ना। पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द आउटर पेरीमीटर ऑफ पाथ एंड द पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल फील्ड। ओरिजिनल फील्ड और जो पाथ का आउटर बाहरी परिमाप है उनका डिफरेंस बताना है। समझे ना मेरे भाई, ये बढ़िया सवाल है। एक आयताकार मैदान है। देखो इस सवाल को बहुत सारे बच्चे ना यार पेपर में मुझे लगता है परेशान हुए होंगे। ये आयताकार मैदान है सचिन, ठीक है ना। अब इसके चारों ओर 2.4 मीटर चौड़ा इस तरीके से एक रास्ता बनाया जाता है। रास्ता बनाया गया, कितना चौड़ा बनाया गया रास्ता? ये 2.4 मीटर चौड़ा, दिखाई दे रहा है सबको? 2.4 मीटर चौड़ा। तो पूछा है पथ के बाहरी परिमाप, यानी कि इस रेड वाले के परिमाप और ओरिजिनल मैदान के परिमाप। ओरिजिनल मैदान मतलब ये वाला पिंक वाला, इनके परिमाप का, इनके पेरीमीटर का डिफरेंस बताना है। यानी कि आपको रेड बाउंड्री और पिंक बाउंड्री का डिफरेंस बताना है। रास्ते की चौड़ाई है 2.4 मीटर, तो आंसर आ गया 19.2। कुछ उठ करने की जरूरत ही नहीं थी। बच्चों ने क्या करा होगा पेपर में ड्रामा इस सवाल के लिए कि आयताकार मैदान की माप दी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या माप दी? ये केवल आपको पागल बनाने के लिए दिया गया कि आपसे क्या पूछा? डिफरेंस। टोटल नहीं पूछा, डिफरेंस पूछा। मान लो सचिन कि अंदर की लंबाई ये L है और ये चौड़ाई है B, और हमने मान लिया कि माना ये रास्ता जो है ये X लंबाई का मान लेते हैं। कितनी लिखा है? X का, तो इधर से भी X होगा कि नहीं होगा? तो मुझे बताओ बाहर की लंबाई कितनी हो जाएगी? L प्लस 2x, और बाहर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? अंदर से B है, X इधर से, X इधर से, B प्लस। तो मुझे बताइए कि पथ के बाहरी ओर का है ना डिफरेंस बताना, आउटर पेरीमीटर ऑफ पाथ। इस पाथ का आउटर पेरीमीटर क्या आएगा? पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, पेरीमीटर का डिफरेंस निकालना है तो पहले लंबाई का डिफरेंस निकालो। लंबाई का डिफरेंस है 2x, चौड़ाई का डिफरेंस है 2x। 2x प्लस 2x क्या होगा? 4x, और 4x का दुगुना 8x ही तो आएगा। नहीं समझे होंगे, फिर से समझा देते हैं। बाहरी का पेरीमीटर कितना आएगा बच्चों? ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आएगा। क्लियर है ना सचिन? और अंदर वाले का पेरीमीटर क्या आएगा प्यारे बच्चों? अंदर वाले का, मूल मैदान का, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। इनका डिफरेंस लेंगे प्यारे बच्चों तो L प्लस बी और ये L प्लस बी कट जाएगा ना, तो 4x दूनी क्या आ गया? x की वैल्यू कितनी है? 2.4 का 8 गुना कितना आएगा प्यारे बच्चों? 2.4 का मल्टीपल आना था, यही चेक कर लिया था मैंने। एक ही ऑप्शन है कि नहीं मेरे भाई? तो ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधा ही होने वाला सवाल था कि आंसर 2.4 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। पेरीमीटर में डिफरेंस, तो लंबाई में डिफरेंस 2x, चौड़ाई में 2x, उसका भी क्या करेंगे फिर? दुगुना करना होता है ना, 4 भुजाएं होती हैं, 8x, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित आंकड़ों की मीडियन बताओ। मीडियन का क्या मतलब है? मिडिल वैल्यू है ना, बढ़ते हुए क्रम में लिखो। 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में है, तो मीडियन क्या आएगा? बीचों बीच की संख्या 8 और 10 के बीच में। 8 और 10 का एवरेज क्या आ गया? 9। 8 और 10 का एवरेज 9 आ गया। आंसर कुछ था ही नहीं, क्या पूछ रहा है ये? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे 8, 7 और 11 से डिवाइड करने पर हर स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त हो, है ना। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ जिसे 8, 7 और 11 से डिवाइड करने पर हर केस में 4 रिमाइंडर आए हैं बच्चों, बताओ। ऐसे सवाल कभी भी सॉल्व नहीं करने होते, हमेशा कैसे करते हैं? ऑप्शन से। वो संख्या चाहिए जिसको 8 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आए, तो संख्या 4 का मल्टीपल होगी। अगर किसी संख्या को 8 से डिवाइड करने पर 4 शेषफल बचता है, संख्या ऐसी होगी ना, ये 4 का मल्टीपल है, यानी कि ये आंसर नहीं है। 3 ऑप्शन में फंस गए। चलिए 11 देख लेते हैं। 11 आसान नंबर है। किसी संख्या, हमें वो संख्या चाहिए इसको 11 से भाग करने पर 4 रिमाइंडर आए। 11 से भाग करने पर 4 रिमाइंडर आए, है ना। 11 से भाग करके देख लेते हैं। इसको 11 से भाग करेंगे, 99 से कट जाएगा, 11 पंजे 55, 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक बच्चों। इसको 11 से भाग करेंगे, कितना शेषफल आएगा प्यारे बच्चों? अगर इसको 11 से भाग करेंगे तो देखो 0 -6 6 और 8 -9 -1, यानी कि माइनस का 7।
11 से भाग करने पर पॉजिटिव कितना आएगा 4, ये 4 रिमाइंडर आ रहा है 11 से भाग करने पर। चल डिवाइड कर लो, नॉर्मल डिवाइड कर लो, 11 88 10 111 99 कितना बचेगा 11 चिंग 66 4 रिमाइंडर आ रहा है। इसको 11 से भाग कर लो, 88 8 2 11 77 77 5 4, नहीं यहां से नहीं आ रहा, 10 आ रहा है यहां से, ठीक है ना मेरे भाई। अरे 11 से भाग कर लो ना राक्षसों, 11 88 8 2 11 77 77 5 4 54 बच गए, 11 चौक 44, रिमाइंडर क्या बचा 10, ठीक है ना। डायरेक्ट ट्रिक होती 11 से भाग करने की, 4 - 2 2, 6 - 9 माइनस का 3, जोड़ दीजिए, जोड़ दिए क्या है -1, रिमाइंडर 11 से भाग करने पर -1 है या फिर 10, ठीक है ना। दोनों तरीके होते, तो ये आंसर क्या आना चाहिए सवाल का सी, हमेशा ऑप्शन से करना है, ठीक है ना दोस्त। आइए सवाल नंबर 25 करो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोलेटरल फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। 4 स्टेटमेंट आपको दिए, इनमें से सही कथन आपको बताना है कि कौन सा सही कथन है, तो एक एक कथन पढ़ना पड़ेगा। पहला, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पैरेलल साइड आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं बराबर होती है। पहला स्टेटमेंट एकदम गलत है, यह होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इसमें 2 साइड पैरेलल हो और जो पैरेलल नहीं है वो बराबर हो, तो नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है, जो साइड पैरेलल नहीं है वो इक्वल होंगी। ये बात क्या होगी गलत, पैरेलल साइड इक्वल नहीं होंगी, यानी कि आंसर तो होंगे नहीं। काइट इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, काइट पतंग एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, ये बात भी क्या है गलत। काइट इस तरीके से होता है मेरे भाई, ये होता है काइट, इसमें ये 2 भुजाएं बराबर हैं, ये 2 भुजाएं बराबर है, कोई पैरेललोग्राम नहीं है, और दोनों डायगोनल काटते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, समझे ना। तो कोई पैरेललोग्राम नहीं है, यानी कि ये वाला आंसर भी नहीं है, तो आंसर क्या बचा फिर सी बचा, खत्म। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, सारे स्क्वायर रोम्बस है, बिल्कुल ठीक बात है। सारे के सारे रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों भुजाएं क्या हो जाएं बराबर, तो स्क्वायर रोम्बस होता है। हाँ, सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होते, पर सारे के सारे वर्ग क्या हैं समचतुर्भुज, सारे वर्ग समचतुर्भुज है क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। डी भी बता देता हूं, चलो कॉन्सेप्ट, किसी भी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होता है। किसी भी क्वालिटल की चारों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से जो क्वालिटल बनता है वो हमेशा एक पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज, ना कि ट्रेपेजियम, इसलिए डी ऑप्शन भी क्या है गलत, केवल सी सही था यहां पर, ठीक है बच्चे। बताइए, सरल कर दो मेरे भाई, इसको सरल करना है। देखो 2 3 5 का रिश्तेदार आएगा, ये कैलकुलेशन है, आंसर 2 3 5 का रिश्तेदार आएगा, कुछ आ ही नहीं सकता, केवल एक ही आंसर आ सकता है बी। अब जैसे 909 क्यों हटा दे, 101 आ रहा है, 101 है क्या इस कैलकुलेशन में, नहीं ना। सॉल्व भी कर सकते हो, 2 की पावर 4 को 2 की पावर 2 से भाग करेंगे क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 की पावर 4 को 3 की पावर 2 से भाग करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 5 की पावर 4 को 5 की पावर 2 से भाग करेंगे तो 5 की पावर 2 25, 25 चौका 100 निम्मा 900 जी। ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम प्लेस पी टू प्लेस क्यू टू बाई एन आर्टिकल दैट कॉस्ट 15% लेस एट क्यू देन एट पी। एक आदमी पी जगह से स्थान क्यों जाता है एक वस्तु खरीदने के लिए, क्योंकि क्यू जगह पे गांव क्यू में वो पी से 15% सस्ती मिल रही है कि नहीं। एक आदमी पी से क्यू तक एक वस्तु खरीदने के लिए यात्रा करता है जिसकी कीमत पी की तुलना में क्यू पर 15% कम है, यात्रा पर 150 रुपए खर्च करता है, फिर भी पी पर वस्तु खरीदने की तुलना में 150 रुपए की बचत करता है। आने जाने में 150 रुपए खर्च किए, क्यू पे पहुंच के जब उसने वस्तु खरीदी तो भी उसने 150 रुपए की बचत कर ली पी की तुलना में, यानी कि पी में जितने की मिल रही थी उससे 150 रुपए बचत कर ली, 150 रुपए उसने बचा लिए। तो पूछा व्हाट द परसेंटेज सेविंग विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एट पी, पी पर प्राइस के कंपैरिजन में उसकी परसेंटेज बचत कितनी है ये बताओ। पी की तुलना में क्यू पर जब वो जाता है तो वस्तु 15% कम कीमत में मिलती है कि नहीं। जब वो पी से क्यू पे गया तो 150 रुपए तो आने जाने में खर्च हुए, 150 रुपए की बचत हुई, इसका मतलब कितना हुआ डिफरेंस 300। तो मैं कह सकता हूं पी से क्यू जगह पर वस्तु 300 रुपए सस्ती होगी कि नहीं,
दिमाग लगाओ, सचिन लग रहा है दिमाग है? 150 रुपए आने जाने में खर्च किए और 150 रुपए की उसने बचत कर ली। यानी कि पी स्थान से क्यू स्थान पर वस्तु क्या 300 रुपए सस्ती, 300 रुपए सस्ती होगी। 150 रुपए तो आने जाने में खर्च हुआ, 150 रुपए बच गए, है कि नहीं? क्लियर है? तो 300 की वैल्यू ही कितनी है? 15% के बराबर है। लेकिन पूछा यह व्हाट इज परसेंटेज सेविंग विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस एट पी। प्राइस पी पर जो प्राइस है उसके कंपैरिजन में उसने कितने परसेंट की बचत की। एक्चुअल में उसने बचत कितनी करी है? केवल 150 रुपए, क्योंकि 150 रुपए तो फूक ही गए ना आने जाने में। तो 300 की वैल्यू 15%, 150 की वैल्यू आधा होगी 7.5%। आंसर क्या आ गया? है कि नहीं प्यारे बच्चों? ठीक है। पी की तुलना में क्यू पर वस्तु की कीमत 15% कम है। अब जा रहा है 150 रुपए, रास्ते में खर्च हो गए, फिर भी 150 रुपए सस्ती मिल गई। मान लो 150 रुपए खर्ची ना होते तो कितनी सस्ती मिल जाती? 300 रुपए। तो 300 रुपए की वैल्यू कितनी है? 15%। एक्चुअल बचत हुई 150 रुपए की, जो कितनी है? 7.5%। ठीक है, कुछ करना ही नहीं किया यहां पे, कीमत कुछ नहीं निकालनी। इस आकृति में ए बी सी डी के पैरेलल है, आर एस एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक्स का मान बताओ। पता है भैया, फ्री का नंबर होता है ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये बताना है एक्स, ये 55 डिग्री। भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, और इनकी वैल्यू क्या होती है? बराबर। यानी कि 55 डिग्री ही आपका एक्स है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसे पेपर में भी 35 में 35 सवाल नहीं करके आए, ये भी आपको टफ लगे, तो आपकी तैयारी बहुत हल्की है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो रेलवे एग्जाम की सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, उनको बता दूं कि हम अपने प्लेटफॉर्म सिलेक्शन में पर रेलवे एग्जाम की डेडिकेटेड तैयारी कराते, कंप्लीट टोटल प्रिपरेशन, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, साइंस को कि रेलवे में बहुत जरूरी, इसलिए 2 टीचर्स हैं, हरीश सर, राधिका मैम और जीत सर आपको जीएस पढ़ाएंगे। 999 है, उससे कम की फीस में आपको ये बैच एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। 5 से 6 महीने लाइव क्लास होंगी, रिकॉर्डेड आपके पास 2 साल तक रहेगी, और पढ़िए आराम से। ठीक है ना मेरे भाई? ये बैच आप ज्वाइन कर सकते। बताओ, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज थ्राइस इट्स हाइट। इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट। पैरेललोग्राम आप समझते हैं? पैरेललोग्राम माने यानी कि समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। तो मान लो ये होती है ऊंचाई, अगर ये ऊंचाई h है तो ये आधार कितना है? 3h। बेस जो है हाइट का 3 गुना है। पैरेललोग्राम का एरिया 216, हाइट बताओ। पैरेललोग्राम का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस गुणा हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। आधार 3h है, हाइट h है, 3h गुणा h, 3h स्क्वायर है, एरिया बराबर 216। खत्म, इतना ही सवाल था। 300 216 चला गया 72 बार 3 से। हाइट निकालनी है, 72 का रूट क्या आएगा? 72 मतलब 36 दूनी 72, 36 का 6, 2 का रूट 2, 6 रूट 2, 6 रूट 2, आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला, सुशांत और वरुण 400 मीटर के सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। सुशांत एक चक्कर 100 सेकंड में पूरा करता है, वरुण एक चक्कर 80 सेकंड में पूरा करता है। वो सेम पॉइंट से एक साथ शुरू करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं। ठीक है ना? सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स डू दे मीट बिफोर दे बोथ रिटर्न टुगेदर टू द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस लौटने से पहले वो कितनी बार एक दूसरे से मिलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ वापस लौटने से पहले वो कितनी बार एक साथ मिलेंगे? ये सवाल है, बताओ। बहुत गजब क्वेश्चन है, और इस सवाल को करने की एक स्पेशल ट्रिक होती है, और मैं कई बार बच्चों आपको पढ़ा चुका हूं। यह सवाल रेलवे पहले पूछ चुका है। हाँ, लैंग्वेज अलग थी, क्योंकि रेलवे तो लैंग्वेज भी नहीं बदलता ना, लैंग्वेज अलग है। देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तरीका है? सुशांत और वरुण एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं एक साथ एक ही जगह से, है ना? मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक है, यहां से 2 लोग दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना? तो एक ऐसा टाइम आएगा कि दौड़ते दौड़ते वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले वो कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगे रास्ते में, यही पूछा है। तो बेटा एक बार बताओ,
सुशांत एक चक्कर 100 सेकंड में पूरा करता है और वरुण वही एक चक्कर 80 सेकंड में पूरा करता है। आप क्या ले लो, इसका रेशियो, हमेशा इसका रेशियो ले लो, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। पूरा काट लो जब तक कट जाए। कैसे डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो कितने पॉइंट पर एक साथ मिलेंगे, वो इनको जोड़ देना है। इनको जोड़ देना, 5 और 4 को 9। अगर डायरेक्शन सेम होती तो कितने पॉइंट पर एक साथ मिलते, क्या करते, घटा देते, माइनस कर देते। तो 9 पॉइंट पर एक साथ मिलेंगे। वापस आने से पहले 9 पॉइंट, वापस आने तक, यहां दोबारा लौटने तक 9 पॉइंट पर मिलेंगे। लेकिन पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ वापस लौटने से पहले, यानी कि इस पॉइंट पे लौटने से पहले कितनी बार एक साथ मिलेंगे। तो एक क्या करना है, कम करना है, यानी कि 8 बार, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आएंगे तो कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगे, 9 बार को। कि आखिरी बार कहां मिलेंगे, यहां पर। लेकिन इससे पहले कितनी बार मिल चुके होंगे, एक माइनस करना है, 8 बार। समझे ना। तो बढ़िया सवाल था, यहां शायद बच्चों ने गलती करी होगी। राहुल की एज और उसके सन की एज का रेशियो 7:2 है। राहुल की एज 49 साल है, उसके सन की एज कितनी है? राहुल और उसके सन की एज है 7:2। राहुल की एज 49 साल है, 7 की वैल्यू 49 साल है, कितने गुना, 7 गुना। तो सन की एज भी 2 का 7 गुना आ जाएगी। यानी कि ये क्यों पूछा है, क्या ये बच्चों का मजाक उड़ाने का प्रयास है? हैं? चलिए सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 32 करो। धातु की एक सीट आयताकार है जिसकी लंबाई 56 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। प्रत्येक कोने से 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग को काटा जाता है। शेष सीट से एक बंद बॉक्स बनाया जाता है। इसमें 4 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1.5 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने माचिस के बॉक्स एकोमोडेट कर सकते हैं, कितने माचिस के बॉक्स फिट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मान लो ये स्टील की एक शीट है, इसकी लंबाई दे रखे 56 सेंटीमीटर लंबाई, 40 सेंटीमीटर चौड़ाई। अब हर कोने से 10-10 सेंटीमीटर का स्क्वायर काट दिया। फिर हमने क्या करा, बाकी शीट को फोल्ड करके बॉक्स बना दिया। तो उस बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा, बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा? देखिए बॉक्स का वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब जैसे 56 सेंटीमीटर है, 10 इधर से कम करो, 10 इधर से कम करो, तो 20 कम हो गया। तो बॉक्स की लंबाई कितनी रह जाएगी, 36। शीट की चौड़ाई 40 थी, 10 इधर से स्क्वायर काटा, 10 इधर से स्क्वायर काटा, 10-10 20 कम हो गया। तो चौड़ाई कितनी रह जाएगी, 20। 40 माइनस 20 20। अब जब मैं फोल्ड करूंगा इस बॉक्स को, ऊपर की ओर फोल्ड करूंगा मिठाई के डिब्बे की तरह, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर काटा है कोने से, तो जो बॉक्स है उसकी हाइट भी क्या बनेगी, 10। ये बॉक्स का वॉल्यूम होगा। अब बॉक्स का वॉल्यूम नहीं निकालना, पूछा इसमें कितनी माचिस के डब्बे रखे जा सकते हैं। तो टोटल बॉक्स के वॉल्यूम को एक माचिस के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, 4 गुणा 2 गुणा 1.5, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। 8 गुणा 1.5 12, 12 से 36 3 बार, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 600 बॉक्स। बी ऑप्शन आंसर है। 33वां, फॉर द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा। इस डाटा का मीन डेविएशन बताओ, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बताइए। बताओ डाटा दिया है, इसका मीन डेविएशन बताना है। तो आप पहले इस डाटा का मीन निकालो कि इस डाटा का मीन क्या है। 5 10 15 20 25 समांतर श्रेणी में बीच वाली जो संख्या है प्यारे बच्चों 15 है, यही क्या है, मीन। ठीक है ना, यही आपका मीन है। 5 10 15 20 25 जो बीचों बीच की संख्या है वही आपका मीन होती है। मीन डेविएशन कैसे निकालें, आप ये देखो मीन से सब संख्याएं कितना कम है, 15 से 5 10 कम है, 15 से 10 5 कम है, 15 से 15 0 कम है, 15 से 20 5 ज्यादा है, 15 से 25 10 ज्यादा है। मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है, मीन के अबाउट, है ना। आप पहले इन संख्याओं का मीन यानी कि माध्य निकालो, 15 आएगा। फिर 15 से हर संख्या को कंपेयर करो, कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, कंपेयर कर लिया। और भैया इन सबको क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए। कितनी संख्या है ये टोटल, 5 संख्या है, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 30/5 यानी कि 6। ये मीन डेविएशन आ गया प्यारे बच्चों ना। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ये बताइए।
सवाल नंबर है आपके सामने 34। ये सवाल कल से सैकड़ों बच्चे मेल पे भेज के इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में भी पूछ चुके हैं। यह सवाल रॉन्ग है। इस सवाल को सबके नंबर मिलने चाहिए, सब बच्चों को इस सवाल के नंबर मिलेंगे। यह सवाल टेक्निकली गलत बना दिया रेलवे ने। क्यों, मैं बताता हूं। टू टेंजेंट पी क्यू एंड क्यू आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्यू टू ए सर्कल एट सेंटर ओ। मान लीजिए ये एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है। अब दो टेंजेंट पी क्यू और क्यू आर खींची जाती हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट क्यू से। अब दो टेंजेंट खींची जाती हैं ये, ठीक है। दो टेंजेंट पी क्यू और क्यू आर खींची जाते हैं, पी क्यू एंड क्यू आर। अब दो स्पर्शरेखा खींच रहे हैं पी क्यू और क्यू आर, पॉइंट क्यू कॉमन है, क्यू से खींच रहे होंगी, यानी कि एक टेंजेंट ये होगी पी क्यू और दूसरी क्या होगी ये क्यू आर। दोनों बिंदु क्यू से खींची जाएंगी। आप बोलोगे हां जी सर, कह रहे हैं ठीक है। सेंटर ओ है, ओ क्यू बराबर 41। ओ क्यू मतलब यहां सेंटर से पॉइंट क्यू तक की दूरी है। ओ क्यू बराबर आपका 41 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंगल पी क्यू आर 60 डिग्री। एंगल पी क्यू आर यानी कि ये वाला जो एंगल है कितने डिग्री का है बच्चे, 60 डिग्री का। रेडियस ऑफ सर्कल इज 9। सर्कल की रेडियस 9 है, ये सर्कल की रेडियस है 9। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू। ट्राइंगल पी आर क्यू का क्या बताना है, परिमाप। पी आर क्यू का परिमाप बताना। एक बार बताओ, ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में सचिन कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 के सामने 41 है, 9 है, तो ये कितना आएगा 40। ये टेंजेंट 40 है तो ये भी क्या आएगा, सर्कल के बाहर से दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अब पी आर क्यू मतलब क्या, पी आर क्यू मतलब क्या, आप इसको मिला दीजिए प्यारे बच्चों, मिला देंगे ना। तो पी आर क्यू मतलब पी, ये वाला, यही है ना, पी आर क्यू। इस त्रिभुज का परिमाप बताना है। अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई ये दोनों भुजाएं हैं 40-40 यानी कि बराबर। अब ये एंगल है क्या 60 डिग्री, तो बाकी दोनों एंगल भी बराबर होने चाहिए 60-60 डिग्री के। ये कैसा बन गया है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ये एंगल 60 डिग्री है, ये दोनों भुजाएं 40-40 बराबर हैं, बाकी दोनों एंगल भी 60-60 डिग्री कर दो, तो तीसरी भुजा भी क्या आ जाएगी 40। तो इसका परिमाप आ गया 40-40-40 का 3 गुना, यानी कि 140 से 120, जो टेक्निकली गलत है। टेक्निकली गलत है क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री हो ही नहीं सकता। ये एंगल 60 डिग्री पॉसिबल ही नहीं। उसने गलती क्या करी है कि ये एंगल उसने गलत दे दिया। इस एंगल को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैथमेटिकली ये एंगल 60 डिग्री है ही नहीं। अभी 60 डिग्री होने का मतलब क्या है, 60 डिग्री होने का मतलब है कि ये एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री। अब बताओ, अगर 30 डिग्री के सामने 9 है तो 90 डिग्री के सामने क्या आएगा फिर, 9 का दुगुना 18। क्या ऐसा है, नहीं। तो ये एंगल टेक्निकली 60 डिग्री है ही नहीं, ये उसने गलत दिया। ये एंगल देना ही नहीं था इस समय। इस सवाल को बिना एंगल के सॉल्व किया जा सकता है। पेरीमीटर निकालना था ना त्रिभुज का। आप बताओ, मान लीजिए कि यहां पे काट रहा है पॉइंट एस पर, ये कितने डिग्री का एंगल होगा, और जिस जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। तो अगर मैं केवल ये लेंथ निकाल लूं, ये वाली लेंथ, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, बताओ भाई। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज, जिसमें एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट ही तो है यहां से यहां तक, हाइपोटेनस की। ये कितना आता है, ये आता है 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 9 गुणा 40 बटे तीसरी साइड, यानी कि हाइपोटेनस 41 से क्या आएगा, पीएस की लंबाई। क्या आ गई ये पीएस। अगर आपसे ट्राइंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर पूछा जाए तो ये 40 है, ये 40 है, क्या हो गया 40 प्लस 40 80 प्लस तीसरी साइड। तीसरी साइड मतलब यहां पी से आर तक की दूरी। तो मैंने पहले पीएस निकाला, पीएस कितना है 360 बटे 41। 300 इसका पीएस का ही डबल है क्या पीआर, यानी कि 360 का डबल 720 बटे 41। ये एक्चुअल लंबाई है पीआर की, ये एक्चुअल लंबाई है। और ये आता प्यारे बच्चों क्या, त्रिभुज का पेरीमीटर। ये आंसर था इसका, एक्चुअल जो आंसर था। इसने जो 60 डिग्री दिया वो यहां 60 डिग्री पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना 940-41 वो फॉलो ही नहीं करता प्यारे बच्चों, है ना। ये लंबाई निकालने का जो तरीका होता है कि ये समकोण त्रिभुज बनना है 90 डिग्री, ये क्या है समकोण त्रिभुज की हाइट हाइपोटेनस पे। तो ये पीएस क्या आएगा 9 गुणा 40 बटे
तीसरी साइड यानी कि 41, 360/41 है पीएस, इसी का दुगुना कर दूंगा क्या आएगा 720/41 पीआर। ये 40 से 40 तीनों भुजाएं जोड़ दो। ये इसका एक्चुअल आंसर था कब, जब ये देता नहीं। ये टेक्निकली गलत है, सबको नंबर मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए आखिरी सवाल, 3059 रुपए को 3 भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/2, दूसरे का 1/4, तीसरे का 1/8 बराबर है। तीसरे भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3059 रुपए को इस प्रकार से बांटा गया कि पहले भाग का 1/2, दूसरे का 1/4, तीसरे का 1/8 बराबर है। तो तीनों भाग का रेशियो कितना होगा? डायरेक्ट होता है 2, 4, 8। कभी भी ऐसा सवाल आए कि पहले का आधा, दूसरे का 1/4, तीसरे का 1/8 बराबर है, तो डायरेक्ट ये आ जाएगा कि नहीं रेशियो। जो लिखा हुआ वही क्या है? रेशियो। तीसरे भाग का मान कितना है? 8 यूनिट। आउट ऑफ टोटल कितना? 2, 4, 6, 8, 8/14 यानी कि 3/7। तीसरे भाग का मान आ गया 3/7, है ना। 8/14, हाँ 4/7, 4/7 आ गया ना, 8/14, 4/7 हो गया तीसरे भाग का मान। कितने का? 3059 रुपए का। ये आपका थर्ड पार्ट आ गया प्यारे बच्चों। बताओ कितना हो गया ये? है जी, 7 चौक 28, 2 5 7 3 21, 7 7 49, 437 का 4 गुना, तो 1600 और 37 चौका 148, 1748 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? समझे ना मेरे भाई। और इसी के साथ ये 35 सवाल हुए समाप्त मेरे भाई। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ कैसा लगा आपको ये क्लास, ये पूरा सॉल्यूशन। तो असली जो आपको मेहनत लगानी है वो कहां लगानी है? CBT 1 में। बच्चा अगर टूटा फूटा भी पढ़ाई करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके अगर ये वीडियो फॉलो करता रहे ना, ये केवल बेस्ट क्वेश्चन लगाता रहे हर एग्जाम के। आपको क्या लगता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में, पैरामेडिकल में, ALP में कुछ नया पूछा है या CBT 1 में कुछ नया आया होगा? सेम यही चीज पहले भी आ चुकी है, ठीक है ना। और जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे मॉक टेस्ट लगाए होंगे, बेस्ट क्वेश्चन की वीडियो करी होंगे, उनको तो ये सब हलवा लगा होगा, ठीक है मेरे भाई। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूर तक शेयर करो। ये परंपरा ऐसे ही चलती रहेगी। कोई भी पेपर हो उसकी आंसर की का सबसे पहले सॉल्यूशन हम इसी चैनल पे कराएंगे। धन्यवाद।